हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक मैथ में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपके यूपी टेट 2021 के मैथ का सलूशन बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हल लेकर आया हूं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका सलूशन लेकर आया हूं। अगर आपको कुछ नया सीखना है, बिना कॉपी पेन उठाए इस पेपर के आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, एक दो प्रश्नों को छोड़कर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है वीडियो का पहला सवाल कि 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। सवाल को पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। कि कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि 600 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। कोई मूलधन कहलाता है जिस धन पर ब्याज दिया जाता है वो कहलाता है मूलधन। और जिस मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है मिश्र धन। तो ये क्या है, पहला मिश्र धन है। पहले कितने प्रतिशत ब्याज की दर थी हमें नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा है कि 2% ज़्यादा होती। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो ये मिश्र धन कितना होता। अगर मान लिया कि कितने प्रतिशत पर थी, पहले था 720 रुपये, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह मिश्र धन 720 से ज़्यादा ही होगा। सीधी सी बात है। अब 720 से ज़्यादा ही होगा, ऑप्शन में सभी में 700 से ज़्यादा है, तो हम इसको एक दो आंसर ऐसे नहीं काट सकते। तो हम देखेंगे, आपको एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमेशा याद रखना कि 100 रुपये का 1% 1 रुपया होता है। 100 रुपये का 1% कितना होता है, 1 रुपया। अब यहाँ पर आपको कॉपी पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये का 1% कितना होता है, 1 रुपया। 100 रुपये का 2% कितना होगा, 2 रुपये होगा। सीधी सी बात है। इसी तरह से अगर 100 रुपये का हम 3% पूछें आपसे कि 3% कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 3 रुपये। कितने रुपये होगा, 3 रुपये। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि 100 रुपये का 1% 1 रुपया होता है, 3% 3 रुपया होता है, तो 5% 5 रुपया होगा, 20% 20 रुपये होगा। तो जितने प्रतिशत उतने ही रुपए। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि 100 रुपये का जब 1% 1 रुपया होता है तो 600 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, 6 रुपया। 600 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, 600 रुपया। वहाँ पर बात कर रहा है 2% की, तो 2% की बात कर रहा है तो 2 रुपये 2% से गुणा कर देंगे। उसके बाद कितने वर्ष में हो रहा है, तो हो रहा है 4 वर्ष में, तो 4 से गुणा कर देंगे। सभी का गुणा करिए, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, मतलब है कि 48 रुपये ज़्यादा होता। अगर ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो ये 48 रुपये ज़्यादा होता। पहले कितना था, 720 रुपये। अगर 720 में 48 जोड़ देंगे तो 768 रुपये हो जाता है। यहाँ पर आपको कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है।
600 रुपये का 1% कितना होगा? 6 रुपये। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें 800 रुपये का 1% कितना होगा? 8 रुपये। 900 रुपये का 1% कितना हो जाएगा? 9 रुपये। अब आपसे 2% पूछे, 3% पूछे, 4% पूछे, जितने प्रतिशत पूछे उतने से ही गुणा करेंगे। जितने वर्ष दिया जाए वर्ष से भी गुणा कर देंगे तो हमें उतना ही रुपए निकल के आ जाएगा जितने ज़्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आपसे हमने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर 768 रुपये होगा। ये तो हो गया कापी पेन वाला काम। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 100 रुपये पर जब 1 रुपये होता है 1%, तो 600 रुपये का 1% कितना हो जाएगा? 6 रुपये। कितना होगा? 6 रुपये। ये बात याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है 2% ज़्यादा होगा, तो 6 में 2 का गुणा तो आप अपने आप कर सकते हो, कापी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 दूनी 12। अब 12 में 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि ब्याज कितने वर्ष तक का मिलेगा? कितने वर्ष तक मिलेगा? 4 वर्ष तक। तो 12 चौक 48। 48 में 720 जोड़ देंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 768 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको x मानकर भी कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरह से आपको करके दिखाएंगे कि x मानकर कैसे किया जाएगा और इस सवाल को ऑप्शन से कैसे करेंगे। अगर हम बात करें 20%, हमने मान लिया वो संख्या कितनी है? x है। हमने क्या मान लिया? वो संख्या x है। अब x का 20%, x का 20% कैसे निकालोगे? गुणा 20 कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे? 100। बटे में कितना कर देंगे? 100 बराबर कह रहा है कि 60 अधिक है। 60 अधिक है मतलब है कि उस संख्या से 60 अधिक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 60 घटा देंगे। 60 को जब घटा देंगे तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्योंकि किसी संख्या का 20% उसी संख्या से अपने 20% से, अपने ही 20% से 60 अधिक है, तो अधिक है तो क्या करोगे? घटा देना है। कम है तो क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा x बटे 5। ये वाला x है, x वालों को एक तरफ, उधर बचेगा कितना? 60। उधर कितना बच जाएगा? 60। इस 5 का गुणा x के साथ भी होगा और इस 5 का गुणा 60 के साथ भी हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने भिन्नों में करके देखा होगा। तो 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 एकन 5 और x में से 5x घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x बराबर 5 का 60 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। 300 हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 75। तो 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। तो x बराबर कितना आ गया? 75। तो आपको ऐसे भी इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 75 रुपये। चलिए हम इसी को 65 को अगर हल करते हैं, 65 का 20%, 65 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो जाता है 0 से 0 काटेंगे तो 65 दूना हो जाता है 130 बटे 100, 130 बटे 10, 0 से 0 हो गया 13, 13 अगर 60 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 73। 73 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 75 में देखते हैं तो 75 का जब 20% निकालेंगे, 75 का जब 20% निकालेंगे तो 75 दूना होता है 150, 75 दूना होता है कितना? 150 और 1 जीरो ये वाली, बटे में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी
अब 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, वही मिल रहा है जिसका 20% निकाला था। तो ऐसे भी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर आसानी से निकाल सकते। चलिए देखिए अगला सवाल। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये मान लिया जाए, विक्रय मूल्य जो है वो 4 रुपये मान लिया जाए। एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये और सेलिंग प्राइस है 4 रुपये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई वो वस्तु 4 रुपये में बेच दी गई। 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेची गई। तो हानि यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि कोई वस्तु जब कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाती है तो लाभ होता है, किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाता है तो वहाँ पर हानि होती है। तो यहाँ पर 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचा गया तो कितने रुपए की हानि हुई, यहाँ पर 1 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपये की। अब आपको याद रखना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और क्रय मूल्य को हमेशा बटे में रखा जाता है। क्रय मूल्य को हमेशा किसके बटे में रखा जाता है, हानि या लाभ के। यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपये, 100 से गुणा कर देते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। इसी तरह से अगर हम लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बस इसी फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देखिए 1 रुपये की हानि हो रही है, 1/5 गुणे 100 कर देंगे तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर जो हानि प्रतिशत आएगा, यहाँ पर कितने प्रतिशत आएगा, 20%। तो हमारा आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा वो 20% हानि होगी। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया होता, अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि ये 5:7 है, 5:7 कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्रय का जिक्र किया गया है, बाद में विक्रय का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या होगी वो क्रय का काम करेगी और जो दूसरी संख्या बाद वाली होगी वो काय का काम करेगी, विक्रय का। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य को बटे में करना है और गुणा कितने से कर देना है, 100 से। 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर जो हमें लाभ होगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 40%। तो ऐसे सवालों में आप घबराना नहीं है, आसानी से यहीं पर देखिए अनुपात का अंतर क्या है। अनुपात का अंतर क्या है कि अनुपात अगर बढ़ रहा है तो लाभ, अनुपात अगर घट रहा है तो हानि। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि लाभ हुआ है। यहाँ पर जो सवाल जो पूछा गया था उसमें सीधा दिख रहा है कि क्या हुआ है, हानि। यहाँ पर भी आपको लाभ या हानि लिखकर दे सकता है। चलिए देखिए अगला सवाल। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है क्या 92 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
ऑप्शन नंबर बी है क्या 512 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी है क्या 768 या फिर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो हमेशा कितने में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ये दिया गया है विकर्ण। अब हम आपको थोड़ा घन के बारे में बता दें कि घन की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका घन, और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। नंबर 1, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, घन का विकर्ण a√2 होता है। घन का विकर्ण a√3 नहीं, घन का विकर्ण a√3 होता है। अब घन का विकर्ण a√3 बाहर वाली ये कहलाती है भुजा। ये भुजा क्या होती है, ये बाहर वाली जो भुजा होती है ये कहलाती है भुजा। जो अंडर रूट के बाहर दिखाई पड़े वो आपका हो जाएगा क्या, भुजा। अगर मान लिया 6√3 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर 5√3 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर √3 छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के अनुसार फार्मूला कहता है कि घन का विकर्ण होता है a√3। इस सवाल के अंदर दिया गया है 8√3। √3 से √3 कट जाएगा तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 8। अब एक बात बता दें कि प्रत्येक पृष्ठ, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है। ये भी आप याद रखना है। तो अगर वर्गाकार होता है तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला लगेगा, और पृष्ठों की संख्या होती है कितने, 6। पृष्ठों की संख्या होती है 6। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6a²। तो 6 में गुणा a² मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। 6 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर आपको घन में पृष्ठों की संख्या 6, शीर्ष कितने होते हैं, 8। शीर्ष कितने होंगे, 8। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है कि जो पृष्ठ होते हैं, घन में जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 6। और प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है, और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार भी होता है। तो वर्गाकार होने की वजह से हमें यहाँ पर नहीं पड़ सकती है कि एक वृत्त में 120 के खंड, 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, और वृत्त का व्यास होता है d = 2r। d मतलब व्यास, व्यास त्रिज्या का कितने गुना, 2 गुना। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो कितना है, ये है वृत्त, और वृत्त के केंद्र के साथ 120 डिग्री पर काटा गया खंड, इसको हम बोलते हैं क्या, त्रिज्य खंड। इसको हम बोलते हैं क्या, त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा, πr² थीटा/360।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है बटे 360 क्षेत्रफल, और एक क्षेत्रफल दिया गया है हमारे सवाल के अंदर, तो ये क्षेत्रफल इसी के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से जो मान दिया गया है, डेटा दिया गया है, वो डेटा रखेंगे। पाई का मान हमें सब कुछ पता है, पाई का मान 22/7, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर तो हमें निकालना ही है, थीटा का मान कितना है 120, और बटे में फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है 360 बराबर 66/7। अब इसमें देखिए ऊपर वाली संख्या ऊपर से कटेगी, बटे वाली संख्या बटे से कटेगी। 7 से ये 7 कट जाएगा, 12 तिया ये 36 हो जाएगा, 11 दूनी 22, या 22 से डायरेक्ट काट देंगे, 22 तिया होता है 66, 22 तिया 66। ये हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। ये निकल के आ गई त्रिज्या। गलती से यहाँ पर कभी भी ए ऑप्शन मत मार के आना, क्योंकि जो पूछा गया है वो हमसे कहा गया है व्यास, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना, तो डी बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? एक वर्ग का विकर्ण जितने गुना बढ़ जाएगा उतने को, अगर आपको ऐसे सवाल पूछा जाए कि किसी वर्ग का विकर्ण कितने गुना बढ़ा दिया जाए, 2 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 4 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब कितने भी गुना बढ़ा सकता है, तो यहाँ पर जितने गुना बढ़ाया जाए, पहले तो मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बता चुका हूँ कि ये होता है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जितने गुना बढ़ाया जाए, जितने गुना बढ़ाया जाए तो कितने गुना है? 2 गुना। 2 गुना क्या बढ़ाया गया? विकर्ण। अब विकर्ण 2 गुना बढ़ाया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। अगर इसका विकर्ण 3 गुना बढ़ाया जाए, अगर इसका विकर्ण 3 गुना बढ़ाया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अगर वर्ग का विकर्ण 4 गुना बढ़ाया जाए, वर्ग का विकर्ण 4 गुना बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि जितने गुना वर्ग बढ़ाया जाता है ठीक उसी के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल भी उतना ही बढ़ता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो आपको ऐसे सवालों को हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा 2 का वर्ग कितना होता है? 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर मान लिया 5 गुना विकर्ण बढ़ाया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो कितने गुना बढ़ेगा? 25 गुना। जितने गुना वर्ग बढ़ाया जाए उसी का वर्ग कर देंगे तो वहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या? क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, उसे घड़ी के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, क्या घड़ी का लागत मूल्य 100 रुपये होगा? क्या घड़ी का लागत मूल्य 50 रुपये होगा? क्या घड़ी का लागत मूल्य 150 रुपये होगा? या फिर क्या घड़ी का लागत मूल्य 175 रुपये होगा? ऐसे सवालों को आप करने के लिए आप कुछ मत करिए, टेंशन मत करिए, बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। कॉपी पेन की आपके ज़रूरत
नहीं है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया गया है, कब ऐसे सवाल इस तरह से करेंगे, जब वह किसी वस्तु को कितने में बेचता है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ उसे जो लाभ होता है वो किसके बराबर लाभ होता है, वो उसे लाभ होता है लागत मूल्य के बराबर। उसे कितने के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे सवालों को आप कभी भी घबराएं नहीं, कभी भी टेंशन मत लें, बिना कापी पेन उठाए ऐसे सवालों का आंसर आप निकाल पाएंगे। देखिए 75 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 75 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य है 75 रुपये। 75 रुपये में 25 जोड़िए, 75 रुपये में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 75 रुपये में 25 जोड़ेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे क्या, वर्गमूल। तो 75 और 25 कितना हो गया, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 100 का वर्गमूल 10 होता है। इसके बाद इसके साथ 10 से हम कर देंगे गुणा और घटा देंगे कितना, 50। तो 100 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 50, और 50 में से 50 घट जाएगा तो उसका जो लागत मूल्य है वो कितना निकल के आ गया है, 50 रुपये। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपये। तो देखिए विनय एक घड़ी को कितने में बेचता है, 75 रुपये में। उसे उस घड़ी के लागत मूल्य के बराबर जब लाभ होता है तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो खरीद मूल्य या जो बेचा गया मूल्य दिया जाए उसमें 25 जोड़िए, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ कितना जोड़ेंगे, 25। जोड़ने के बाद क्या निकाल लेंगे, उसी का वर्गमूल और 10 से गुणा कर देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, x प्लस 25 और माइनस कर देंगे 50, माइनस कर देंगे 50, ये हो जाएगा उसका लागत मूल्य 10 अंडर रूट x प्लस 25 और अंडर रूट के बाहर रहेगा 50। हमने कुछ नहीं किया, आप यहीं से बिना कॉपी पेन उठाए 75 में 25 जोड़ो, कितना हो गया, 100।